चलो जी ठीक है। तो देखो ना पढ़ रहे एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसका देख लो फार्मूला बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला है। मान लो कि एक लाइन ये है, लाइन का हम लोग इक्वेशन पढ़ी है ना, क्या होता है जैसे R1 जिसको हम बोलते हैं कि R1 वेक्टर इक्वल टू हो गया A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, यही लाइन का इक्वेशन होता है लाइन का। और एक लाइन और है और इस लाइन का नाम देते हैं कि ये R2 वेक्टर है। लाइन का जो इक्वेशन पढ़ाया गया था ये वेक्टर R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर A2 और प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर। यही होता था लाइन का इक्वेशन का फार्मूला। तो अब क्या है ना कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। मान लेते हैं कि ये एंगल निकालना है थीटा। तो अगर ये लाइन है तो इस लाइन का जो A1 था पासिंग पॉइंट था और इस लाइन के B1 क्या था, इसका डायरेक्शन वेक्टर या पैरेलल वेक्टर था। तो इसका मान लेते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर या इसी बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है B1 वेक्टर। B1 वेक्टर जो होता है ना डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट, या इसी को डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका मान लेते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर B1 ऐसे इसके पैरेलल होगा और इस वाले का डायरेक्शन वेक्टर B2 इसके पैरेलल होगा ऐसे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप ये समझो एंगल बिटवीन B1 एंड B2, उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल। आप दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला पढ़े हो, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B अपन माड A माड B। तो ये तो वही बात हो गया ना कि इसको B1 इसको B2 मानेंगे। दो लाइन के बीच का एंगल का मतलब सीधा सीधा ये है कि B1 और B2 के बीच का एंगल। तो cos थीटा का क्या था फॉर्मूला, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लगा देंगे B1 डॉट B2, इनका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो B1 डॉट B2 और अपान में माड में लग जाएगा, माड में B1 B2, खत्म। तो बस हेडिंग है एंगल बिटवीन टू लाइंस। रियलिटी में क्या है कि इनका डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल, यही वेक्टर जो होगा इन लाइन के बीच का एंगल कहलाएगा। इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा यही एंगल किसके बीच होगा, लाइन के बीच का एंगल का काम करेगा। तो ये हो गया, यही इसका फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब क्या है ना कि यहां पर कंडीशन डाल दिया जाए कि इफ मान लो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो यहां पर हम बोल दें कि B1 जो है परपेंडिकुलर B2 हो गया। ये B1 और B2 जो डायरेक्शन वेक्टर है परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब कि cos 90 कितना हो गया, 0। तो cos 90 0 पुट कर दोगे तो यहां 0 हो जाएगा। तो अगर B1 परपेंडिकुलर B2 है तो देन हम बोल सकते हैं कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है ना कि एक वेक्टर B1 ऐसे है और ये वेक्टर B2 ऐसे है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो cos 90 कितना हो गया, 0। तो B1 डॉट B2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या कर दो, 0, सिंपल सा। अगर मान लो ये पहला केस हो गया, अगर बोल दें कि दोनों पैरेलल हो गया, जैसे ये वेक्टर B1 हो गया और यहां पर ये वेक्टर क्या हो गया, B2 हो गया। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गया तो cos 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे समझ लो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ये हम कंडीशन बताए थे कि वेक्टर B1 जो होगा वो लेमडा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर B2। ये कंडीशन हम सिखाए हैं कि नहीं, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो ये से क्या होता है, लेमडा टाइम्स B2 हो जाता है। तो ये भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो आप बोल दोगे कि आपस में क्या है, पैरेलल है। ज्यादा क्वेश्चन बनता है अगर बोले कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना है। अगर क्वेश्चन बोले कि दो लाइन रिप्रेजेंट करो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या ला दो, 0। अगर ये प्रूफ कर दोगे तो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। अब मान लो B1 को हम डिफाइन किए हैं A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, और B2 को डिफाइन किए हैं A2 B2 C2। तो दोनों का जब करोगे ये तो हो गया, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखते, तो सपोज कर लो ना कि हम B1 वेक्टर को डिफाइन ऐसे कर दिए A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप, ये वेक्टर B1 बोल दिए। अब वेक्टर B2 को हम ऐसे डिफाइन कर लिए A2 I कैप प्लस B2 J कैप और प्लस C2 K कैप। इनका करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है। तो सिंपल सी बात है कि करो डॉट प्रोडक्ट, तो A1 A2 हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अगर ये 0 आ गया, अगर ये क्या आ गया, 0, तो लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे तो ये हो गया कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर B1 का जो कोएफिशिएंट है डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, ये भी क्या, डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन कोसाइन भी है ना तो यहाँ पर L1 L2 M1 M2 N1 N2
अगर वो भी 0 आ गया तो बोल दोगे आपस में परपेंडिकुलर। तो या तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्शन कोसाइन का। अगर 0 आ गया तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसको नोट कर लो पहले, एंगल बिटवीन टू लाइन्स के फार्मूला हो गया। चलो जी देखो, अब एक अंतिम हेडिंग और है, इसके बाद एक्सरसाइज पा जाते हैं। देखो हेडिंग है ना, स्क्यू लाइन क्या होती है। स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कि नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। देखो थोड़ा सा ना अजीब ही लगेगा, न तो पैरेलल है, सिंपल सी बात है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती है ना तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाती हैं। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इनफाइनाइट पकड़ती हैं। लेकिन जो लाइन पैरेलल नहीं है, जो लाइन पैरेलल नहीं है वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी कि नहीं? कर जाएंगी। लेकिन लिखवाए क्या है? नाइदर पैरेलल, पैरेलल नहीं है और नार इंटरसेक्ट, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। ये कैसे हो सकता है? अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करना चाहिए कि नहीं? तो यही इसका डिफिनीशन है स्क्यू लाइन का। अब ये संभव है, ये संभव कब है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल तो नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ये संभव है 3D में केवल। किसमें संभव है? केवल ये 3D में ही पॉसिबल होगा। 2D में तो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी, 3D में कैसे? देखो मान लो एक फेस ये है, एक फेस ये है। अब एक फेस पर लाइन को मैं ऐसे टेढ़ी कर दिए और यहाँ पे से सीधा कर दिए, तो ये दोनों क्या है? नाइदर पैरेलल। कहाँ पैरेलल? नहीं पैरेलल है ना, तो ये अपने फेस पर आगे बढ़ेगी, ये अपने फेस पर आगे बढ़ेगी। कहाँ दोनों इंटरसेक्ट करने वाली हैं? नाटक कर रहे हो क्या? वो तब होता ना जब एक ही प्लेन पर ड्रा करते दोनों लाइन को। हम बोल रहे हैं कि एक इस पर हम क्या करें, सीधा लाइन ड्रा कर दिए, इस पर से टेढ़ा ड्रा कर दिए। दोनों क्या है? पैरेलल तो नहीं है, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? क्या दोनों वाल को मिलाओगे, चिपकाओगे? ये वाल अलग है, ये वाल अलग है। तो स्क्यू लाइन की डिफिनेशन 3D में बनती है, 2D में इसका कोई मतलब नहीं है। 2D में कोई भी लाइन जब आपस में पैरेलल नहीं है तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। लेकिन ये किसमें है? केवल 3D में संभव है। तो कोई पूछे ऐसा केस बन सकता है तो बोलोगे हाँ, केस 3D में बन सकता है कि पैरेलल तो नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। अब तक यही पढ़ते जा रहे हो ना कि लाइन आपस में क्या कर जाएंगे? इंटरसेक्ट। लेकिन किसमें? 2D में। आ रहा है कि नहीं समझ में? अच्छा ठीक है, मत समझो, ठीक है। अब देखो, अब क्या है ना, अब हेडिंग ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, जो हमें पढ़ाना है शॉर्टेस्ट, जिस पर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत बना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, या केवल लाइन भी बोल देता है लेकिन यहाँ स्क्यू लाइन्स ही होता है। दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लो कि हम बोल दें कि पहली जो लाइन है R1 A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 और यहाँ से R2 वेक्टर है। लाइन का तो इक्वेशन लिखना आता ही है, कैसे लिखते हैं? ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर A2 प्लस लेमडा वेक्टर B2। और कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर लिखने के लिए बोले तो लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बताएं कि नहीं? x माइनस x1 अपन A, y माइनस y1 अपन B और z माइनस z1 अपन C। तो इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। जैसे मान लो स्क्यू लाइन ये है, ऐसे ऐसे है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो जो इसका फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, वेक्टर A2 जो सेकेंड लाइन है, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट क्या करेंगे? सेकेंड लाइन में से पहले वाले को जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट में से माइनस करेंगे, और फिर जो डायरेक्शन वेक्टर B1 और B2 है इनका करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन वेक्टर का करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, और ये जो पासिंग पॉइंट होता है इन दोनों को माइनस कर देते हैं। सेकेंड में से पहले वाले क्या कर देते हैं? माइनस। तो यहाँ पर भी वेक्टर आएगा और यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फिर वेक्टर आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद फिर डॉट करोगे तो यहाँ पर डॉट है, और अपान में और जो ये B1 क्रॉस B2 है ना, इसी को फिर नीचे कॉपी कर दोगे, B1 क्रॉस B2 को ही कॉपी कर दोगे। लेकिन यहाँ लगा दोगे माड। माड लगाने का मतलब क्या है कि जब इसका करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगा? स्केलर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? वेक्टर आएगा। और माड का मतलब मैग्नीट्यूड, क्या आएगा? केवल मैग्नीट्यूड। अब फिर पूरे का बाहर माड लगा दोगे। पूरे का बाहर माड लगाने का मतलब क्या है? डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला हो गया। इसमें लेमडा क्यों यूज करेंगे? लेमडा
लेमडा तो बस रिप्रेजेंटेशन है ना, इस फार्मूले में बस जितना यूज है उतना ही करना है, लेमडा वेमडा कोई मतलब नहीं है, समझिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बोल देगा कि एक R1 वेक्टर इक्वल टू लाइन का कोई दे देते हैं कि 2i कैप है और प्लस 3j कैप है और प्लस 4k कैप है और प्लस लेमडा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। मान लेते हैं कि लाइन है, पहली लाइन है, और एक और दूसरी लाइन दिया गया है R2 वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप और प्लस लेमडा टाइम्स यहाँ पर दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब बोला है इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है लगा लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। a2 माइनस a1 ये है लाइन पर, ये दूसरी लाइन है, तो इसको a1 इसको a2 बोलेंगे, तो a2 में से a1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो i कैप में से माइनस 2i कैप जाएगा तो बचेगा माइनस i कैप, 2j में से 3j जाएगा तो माइनस j और माइनस 3, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 7k कैप। तो ये हो गया a2 माइनस a1 फिर डॉट, और फिर यहाँ पर b1 क्रॉस b2, तो देखो b1 क्रॉस b2 यहाँ हम अलग से निकाल लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 जब निकालोगे तो यहाँ पर ऐसे लिखते हो ना i कैप j कैप k कैप, तो b1 ये b1 है, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1। अब ये करोगे तो i कैप लिखोगे, ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो i कैप लोगे तो इसका रो कॉलम बंद कर दोगे, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 1 1 जा 1 जीरो आ जाएगा, क्या जीरो आ गया, अब माइनस j कैप, तो एक कॉलम ये रो बंद कर दो, 1 1 जा और 2 1 जा 2, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ रहा है क्या, अब प्लस k कैप, तो इसका रो कॉलम बंद कर दो, 1 1 जा और 2 1 जा 2 माइनस प्लस 3 आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3j कैप और प्लस 3k कैप, 3j और 3k कैप आ गया, तो यहाँ पर रख देते हैं 3j कैप और प्लस 3k कैप, और अपान में इसी का लेना है माड, माड में लेने का मतलब क्या, इसका रूट ले लो, माड इसका लेना है ना नीचे, माड में b1 क्रॉस b2 का माड लेना है, तो माड कैसे लेते हो, इसको रूट में ले लेते हैं, रूट में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो रूट में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जब करोगे कैलकुलेशन तो आ जाएगा कितना, 3√2 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 3√2 आ जाएगा, और पूरे का बाहर से लगा दोगे माड। अब क्या है कर लेते हैं, आई तो इसमें कहीं है नहीं है तो उसका तो जीरो हो जाएगा, डॉट कर रहे हैं ना, तो जे का जे के साथ करेंगे, तो 3 1 जा 3, तो माइनस 3 हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस और 7 3 जा 21, और अपान ये जो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और ये माड माइनस 3 माइनस तो माड 24 हो जाएगा ना, और नेगेटिव को माड क्या कर दिया पॉजिटिव, 3 8 जा 24, तो 8/√2, इसको रेशनलाइजेशन करना चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 8√2 अपान कितना हो जाएगा 2 2 4 जा 8, तो 4√2 यूनिट आएगा, इतना आएगा इनके बीच का डिस्टेंस। कहने का मतलब है बोलो जी, बात सुना है कि नहीं, यहाँ पर 3j है ना, यहाँ पर चलो जी बाद में डिस्कस करना, बोलो क्लियर है कि नहीं चीज़, तो ये आसान है, ऐसे आ जाएगा, देख लो इसमें करना कुछ नहीं है, b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं, तो जो काम मेहनत करना है ना बस इसके लिए मेहनत करना है, इसके लिए b1 क्रॉस b2 के लिए, इसके बाद तो डॉट प्रोडक्ट लेकर मार ले लो, और क्या नोट कर लो, अब इसके बाद सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज में का जितना भी है, और इसमें कुछ भी नहीं अलग, चलो बात नहीं करना है। देखो इसमें का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि शो करना है कि लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन को साइन दिया गया है, जैसे 12/13 है -3/13 और -4/13, एक ये दिया है और दूसरा पेड़ दिया है 4/13 12/13 और 3/13, तो यहाँ पर 3/13 -4/13 और 12/13 बोला गया है कि शो करना है कि आपस में परपेंडिकुलर है तीनों, ये लाइन पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है और ये लाइन
L2 और ये लाइन क्या है L3 है, नाम दे दिए अलग अलग। तो अब जैसे इन दोनों को हम ले रहे हैं, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, ये दोनों, इन दोनों को, फिर इन दोनों को लो, फिर इसको लो, 3 पेयर बनेगा। तो इसको L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन दिया गया था, क्वेश्चन में ना डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया, डायरेक्शन कोसाइन दिया है, पढ़ो ध्यान से। तो ये L की वैल्यू है, ये M की वैल्यू, ये N की वैल्यू है, तो इसको हम L1 M1 N1 बोल दिए। तो करना कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, सेकेंड वाले का सेकेंड वाले से, थर्ड वाले का थर्ड वाले से, और फिर ऐड कर देते हैं। सम अगर 0 आ गया तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12/13 इंटू 4/13 प्लस ये हो जाएगा -3/13 इंटू 12/13 और -4/13 और इंटू 3/13 है। बोलो ये बात समझ नहीं कि नहीं? तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर ये चीज़ कट रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ 4/13 है और 4 जगह कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर ये चीज़ कट रहा है कि नहीं, टोटल 12 4 जगह कितना हो जाएगा 48 और 13 का 30 में कर दो 169 प्लस माइनस माइनस 36/169 और प्लस माइनस -12 160, डिनोमिनेटर सेम है तो 36 और कर दो 48, कट नहीं गया पूरा, आंसर कितना आ गया 0। तो आंसर 0 होने का मतलब कि ये लाइन आपस में क्या हो गई परपेंडिकुलर हो जाएंगी। फिर इसको और इन दोनों को ले लो, मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को कर लेना। तीनों से बोला है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअल मतलब कि तीनों ओर से चेक करना पड़ेगा। चेक कर सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोला ये क्या है, सो दैट करना है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर। बोला गया है कि एक लाइन है जो पास कर रहा है 1 -1 2 और 3 4 -2 3 4 -2, एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। बोला गया कि शो करना है कि ये जो लाइन है और एक और लाइन है, जिससे इसको हम बोलते हैं लाइन L1 है और ये लाइन है L2, ये शो करना है कि आपस में परपेंडिकुलर है। जबकि ये भी लाइन पास कर रहा है 2 पॉइंट से, इसका भी पॉइंट दिया गया है 0 3 2, मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 3 2 हो गया, और इसका एक और पॉइंट दिया गया है 4 5 6 3 5 6। बोला यह गया है कि जो पहली लाइन है ये इन 2 पॉइंट से पास करिए, दूसरी लाइन इससे पास करिए, आपस में परपेंडिकुलर ये शो करना है। तो कैसे शो करोगे? तो पहले इसका निकालो डायरेक्शन रेशियो। क्या निकाल लो? क्योंकि अगर एक लाइन का 2 पॉइंट दिया है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं इसका, और इसका भी निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। और इसके बाद क्या कर देंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर 0 आ गया तो बोल देंगे लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो लिखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 का निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 हो जाएगा -4, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 निकाल लेते हैं कि L2 का कितना जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो 0 में से कितना जाएगा -3, और 3 में से -2, और 2 में से माइनस, किसी में से किसी को माइनस करो, इस कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, 5 2 जा और 4 4 जा माइनस माइनस, आप दोनों का सम कितना आ गया 0 हो गया। प्रूफ लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन। फिर से देखो कहानी है कि ये लाइन L1 बोल दो, ये भी 2 पॉइंट से पास कर रहा है 4 7 8 और 2 3 4, 4 7 8 और 2 3 4, ये लाइन जो L1 है इस पॉइंट से पास कर रही है। और फिर एक लाइन L2 है, प्रूफ करना है कि इसके पैरेलल है, और L2 भी 2 पॉइंट से पास कर रहा है -1 -2 1, -1 -2 1, और इसका भी पॉइंट दिया है 1 2 5। बोला है कि ये लाइन आपस में पैरेलल है, प्रूफ करना है। तो करना कुछ नहीं है, इसका भी निकाल दो डायरेक्शन रेशियो, इसका भी निकाल दो,
और पैरेलल के लिए ये होता है A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2, उनका रेशियो से आना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यही होता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो पढ़े हो ना, A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2। तो इसका निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, तो 2 में से 4 जाएगा -2, 3 में से 7 जाएगा -4 और -4, 4 में से 8 जाएगा। अब फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 का निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा 4। अब दोनों का रेशियो निकाल दें तो निकालते हैं -2 अपन 2 -4 अपन 4 और -4 अपन। सेम आ रहा है क्या? देखो रेशियो सेम आ रहा है, मतलब 100 लाइन आर पैरेलल, आपस में पैरेलल है। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि शो करना है, बोला गया ना कि फाइंड P करो और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये तो पहले चेक करते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है और कार्टेशियन फॉर्म में जब लिखा जाता है तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने का इक्वेशन क्या था? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को सम कर दो, 0 आना चाहिए। तो ये बोला ही ऑलरेडी कि आपस में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से A1 A2 कैसे पता करोगे? तो लाइन का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 अपान a होता है और इक्वल टू y माइनस y1 अपान b और इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। और इस फार्मूले की शर्त ये है कि यहाँ पर x का y का z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और a b c नीचे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पहले चेक कर लेते हैं, ये 1 माइनस एक्स है, जबकि होना चाहिए पहले x होना चाहिए। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो x माइनस x1, तो x माइनस 1 हो जाएगा ना माइनस कॉमन लोगे तो। और ये जो माइनस है -3 को दे दो, नीचे दे दो, माइनस कॉमन लेकर के -3 नीचे दे दिए। हमेशा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म पर लिखो सही से। अब क्या है? y माइनस y1 है, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 कॉमन ले लिए, तो 7 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा y माइनस 2 और कॉमन ले करके 7 को नीचे भेज दिए। 7 कहाँ गया? नीचे। अरे 7 ऊपर चला जाएगा ना, बात वही है। किसी तरह से कोफिशिएंट 1 करना है बस। और यहाँ पर तो पहले से फिट है, यहाँ तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया पहली लाइन और इसी की कोरस्पोंडिंग लिखो दूसरी लाइन। 7 माइनस 7x है, पहले x होना चाहिए, तो यहाँ 7 कॉमन लेके -7 कॉमन ले, -7 कॉमन लेते हैं, तो -7 जैसे ही कॉमन लोगे तो x माइनस 1 और अपन कितना हो जाएगा 3p और समझदारी दिखाओ तो -7 कहाँ भेज दिए? नीचे। और इक्वल टू ये तो पहले से फिट है y माइनस 5 अपान 1 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस 6 अपान -5। अब दोनों को क्या कर लिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए। अब ये रिप्रेजेंट करेगा नीचे जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। तो ये A1 B1 C1 A2 B2, तो A1 इंटू A2 B1 इंटू C1 इंटू C2, दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दो? 0 कर दो। क्यों? क्योंकि बोला ये कि आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये बोला गया है कि लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो -3 इंटू 3p अपान -7 और प्लस 2p अपान 7 इंटू 1 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 और प्लस 2 इंटू -5 और इक्वल टू 0। 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9p अपान 7 2p अपान 7 और प्लस माइनस माइनस तो उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। 9 और 2 होता है 11, तो 11p अपान 7 इक्वल टू 10, 10 7 जा 70, तो 11p इक्वल टू 70, तो p आ जाएगा 70 अपान 11। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप हमेशा कर सकते हो इस चीज़ को। आ रहा है कि नहीं समझ में? नोट करो। चलो जी देखो, इधर बात नहीं करना है। पहले बताओ कि इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे और ये दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में भी इसका फार्मूला होता है, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें समझदारी दिखाएंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं
अब वेक्टर फॉर्म में चेंज करके वेक्टर फॉर्म को लगा देंगे फार्मूला, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। बताओ किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर के फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका है, कैसे चेंज करके देखो बता रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि इसको, ये लाइन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर x माइनस होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है ना कि इसको तुम चाहो तो माइनस माइनस 1 लिख सकते हो, माइनस माइनस 1, क्योंकि x माइनस x1 होता है। यहाँ पर भी y माइनस माइनस 1 लिख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम ना वेक्टर r इक्वल टू लिख रहे हैं। वेक्टर ए होता है पासिंग पॉइंट, तो इसमें जो होता है ना ये पासिंग पॉइंट होता है, और नीचे क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। तो पासिंग पॉइंट क्या लिखे? 1 के माइनस 1 लिखे, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, अब प्लस लेमडा हो गया। अब बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो हो जाएगा 7 आई कैप माइनस 6 अब प्लस के कैप है। यहाँ पर लिखते हैं ना, ये बी वेक्टर लिखते हैं ना, तब बन गया पहली लाइन, बना यहाँ पर दूसरी लाइन। अब इसके बना लेते हैं, तो वेक्टर ए तो ये माइनस में ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 आई कैप, पहले पासिंग पॉइंट 5 जे कैप और 7 के कैप, ये हो गया। अब प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के। अब बताओ ये A1 ये क्या हो गया? A2, ये B1 B2, तो लिखवाए थे तो फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में, तो उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। लिखवाया था माड में वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, एकदम चमक जाएगा यहाँ से। अब B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, और इसी का लिख देंगे, और यही मतलब यही है कि नहीं, B1 क्रॉस B2 का माड। अब ये तो करना आसान है कि नहीं? ये सब टाइम पास कर लो, ये सब तो टाइम पास है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो कार्टेशियन फॉर्म से डरने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करके खत्म कर लेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों का रटते हैं फार्मूला अलग अलग। कौन रटेगा दोनों का अलग अलग फार्मूला? नोट करो इसको।